नमस्कार दोस्तों। दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्राचीन भारत के इतिहास की हमारी सीरीज में हमने मौर्य जो काल है या मौर्य जो युग है उसको शुरू किया था, जिसके अंदर हमने राजा महाराजाओं को देख लिया, उनके जो मौर्य साम्राज्य के स्रोत थे उनको भी हमने देख लिया। हम यहाँ पर ज़रूर एक इतिहास के एक विद्यार्थी है या सामान्य ज्ञान के अंदर जो इतिहास का जो पोर्शन आता है उस पोर्शन के अंदर भी इतिहास के विद्यार्थी की एक जिज्ञासा ज़रूर होती है कि किस प्रकार से एक आपके छोटा सा जो एक पाटलिपुत्र गणराज्य था, वो मगध गणराज्य जो था वो पूरे भारतवर्ष के गणराज्यों को एक करता हुआ केंद्रीकृत शासन व्यवस्था में आता है और पूरे जम्मू द्वीप और पूरे भारतवर्ष के ऊपर राज करना शुरू करता है। इससे पहले छोटे-छोटे गणों में, छोटे-छोटे राज्यों में या छोटे-छोटे ग्रामों में या गाँवों के समूह में पूरे भारतवर्ष के ऊपर राजा राज किया करते थे या राज्य हुआ करते थे। जैसा कि हमने 16 जनपद देखे, महाजनपद देखे, उनका भी था तो उनका प्रशासन अलग था। पर यहाँ पर हट करके एक नवीन व्यवस्था आ गई, जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मौर्य साम्राज्य की नींव को रखा है। इस नींव को रखने में इसकी इनकी जो प्रमुख मदद थी वो विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य के द्वारा की जाती है। और विष्णुगुप्त चाणक्य जो हैं वो साथ ही साथ एक पुस्तक का भी निर्माण कर रहे थे जिसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। और अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है, उस पुस्तक में राजा को किस प्रकार से शासन प्रशासन को चलाना चाहिए, किस प्रकार से व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इसके बारे में प्रकाश डाला गया है। मूलतः अर्थशास्त्र एक राजनीतिक या प्रशासनिक पुस्तक के रूप में ही लिखी गई थी। तो हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि भई मौर्य साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार था। इस क्लास को शुरुआत करने से पूर्व हम आपको बता दें, इससे पूर्व की कक्षाओं में हमने समस्त मौर्यकालीन स्रोतों के बारे में जानकारी ले ली है। राजनीतिक दशाएं या स्थितियों को देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल, दशरथ, संप्राति और बृहद्रथ के बारे में भी हमने यहाँ पर जानकारी कर ली है। इस वाले कंप्लीट लेक्चर्स को आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। और आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पर हम प्रशासन के बारे में बात करेंगे। ये थोड़ा-सा तो टॉपिक बड़ा है, इसके बाद सामाजिक और आर्थिक जीवन जो है, वो 1 या 2 लेक्चर्स में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद पतन के प्रमुख कारण हमने इससे पूर्व की कक्षा में देख लिए हैं। इसके बाद में जो बात चलती है, वो चलती है आपकी केंद्रीय प्रशासन की और प्रांतीय प्रशासन की। चूँकि प्रशासन को समझना बहुत ज़रूरी है, प्रशासन को समझना इसलिए ज़रूरी है कि भई समस्या यहाँ पर हाँ, देखने का ये प्रयास करेंगे कि भई प्रशासन जो केंद्रीय प्रशासन है, केंद्रीय प्रशासन जो यहाँ पर राजा के द्वारा, राजा के मंत्रियों के द्वारा, मंत्रण के द्वारा और आपके मंत्रिपरिषद के द्वारा और विभागों के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता था। उसमें हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले मंत्रण क्या होते थे, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद के बाद तीर्थ, तीर्थ के बाद अध्यक्ष और इनके बाद में हम प्रांतों पे चले आएँगे। प्रांतों पे चलने के बाद हम प्रांतों के अंदर नगर प्रशासन और एक आपका ग्रामीण प्रशासन जिस प्रकार से देखेंगे कौन-कौन से अधिकारी होते हैं, कौन-कौन से मंत्रण होते हैं, सबको देखने का हम प्रयास करेंगे। न्याय प्रशासन कैसा है, राजस्व प्रशासन कैसा है, गुप्तचर प्रशासन। गुप्तचर प्रशासन की तो विशेष बात है कि राजा जो है, ये कोई भी जो गुप्तचर है, वो राजा से कभी भी जनता के हित में, कल्याण में, किसी भी समय वो उससे मिल सकता है, देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे किस प्रकार से जो अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 4 प्रांत हुआ करते थे और अशोक के समय में जो 5वां प्रांत था आपके कलिंग, उसको लिया गया। तो 5 प्रांतीय प्रशासन को देखेंगे, प्रांतीय प्रशासन में कौन-कौन से अधिकारी काम करते थे। तो आज का हमारा जो लेक्चर्स है, ये वाला लेक्चर 2 घंटे का होगा, तो आज 1 घंटे, सवा घंटे की क्लास होगी, शेष क्लास अगली वाली में देंगे और हम देखने का, समझने का अच्छे से प्रयास करेंगे। देखिए, मैं आपको हर बार और हर क्लास में एक बात ज़रूर बोलता हूँ कि लिखने-विखने का मामला ठीक है, एक विद्यार्थी को लिखना चाहिए, लेकिन ऑनलाइन स्टडीज़ के मामले में दोहराव अच्छा होना चाहिए। बार-बार जो शिक्षक है वो बोले, अच्छा से समझाए। देखिए, हम भी आपके सामने अभी 2 से 3 मिनट या 4 मिनट तक जो भूमिका बनाते हैं, वो भी किताबों से ही ली हुई होती है। हमने भी एनसीईआरटी की पुस्तकें हों, राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें हों या भारत सरकार के उपक्रम या राजस्थान सरकार के उपक्रम जो हैं, जो शिक्षा संबंधित हैं, उनसे ही हमने चीज़ों को लिया है। हम भी समझ पा रहे हैं कि वर्तमान समय में जो आरपीएससी और स्टेट बोर्ड है, उनका जो स्तर बढ़ रहा है, वो आप मूलभूत जो टेक्स्ट बुक की पुस्तकें हैं, उनकी गहराई से अध्ययन करने के बाद ही आप परीक्षा में अच्छे अंक आके उत्तीर्ण कर सकते हैं।
राज्य में केवल एकमात्र परीक्षा आरएस की है जो लिखावट पर बल देती है। मुख्य परीक्षा उसके इतर जो शेष परीक्षाएं हैं वो सब ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के हैं। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की जो रीच होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, विस्तृत दिन मांगती है। उसी प्रकार से नोट्स डिज़ाइन किए हैं, तैयार किए हैं। आइए आज हम मौर्य प्रशासन को अच्छे से देखने का प्रयास करते हैं कि मौर्य प्रशासन जो है वो किस प्रकार से भारतवर्ष में पहली बार देखते हैं। तो सवाल यहाँ पर बनना तो लाजमी है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य और विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य की जो जोड़ी है उसने अलग अलग गणों से और अलग अलग जनपदों से जो जो समझौते किए, जो जो संधियां की, जो जो इनको किसी को जीता, किसी को हराया या जो भी काम किए, तो एक प्रकार से सब लोग सामूहिक रूप से पाटलिपुत्र में इकट्ठे होते हैं, मगध में इकट्ठे होते हैं। तो इतने बड़े प्रशासन को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो सुधार किए होंगे। इससे पूर्व जो राजा था वो राजा धर्म को मानकर ही राज किया करता था। चूँकि इससे पूर्व के जो काल थे, वो जो काल थे उसके अंदर हम आपके वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को देखते हैं, तो उस समय में धर्म के अनुसार शासन करने की, यानी कि धर्म की पुस्तकों के अनुसार शासन करने की बात की गई थी। तो पर यहाँ पर थोड़ा-सा इतर हट के एक अलग ही प्रकार की व्यवस्था अर्थशास्त्र में कौटिल्य के द्वारा शुरू की गई। इसमें ये कहा गया कि भई जो प्रशासन है वो किस प्रकार से चलेगा, उसे निरंकुश होना चाहिए, उसे राजतंत्रात्मक होना चाहिए, उसे केंद्रीकृत होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। राजा को लगता है कि कोई धर्म में बात लिखी गई है लेकिन वो व्यवहारिक नहीं है, तो वो उसे नहीं माने, क्योंकि राजा जो है वो सैन्य प्रशासन हो, न्याय प्रशासन हो, राजस्व प्रशासन हो, इस प्रकार के प्रशासन के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता था। अंतिम फैसला उसी का हुआ करता था। तो इसी के क्रम में कि ये नवीन व्यवस्था किस प्रकार से एक भारतवर्ष में जम्मू द्वीप में प्रस्तुत हुई है उसको देखना हमें ज़रूर बनता है। तो हम जो देखने जा रहे हैं वो यहाँ पर वो ये है कि भाई मौर्य प्रशासन जो था वो राजतंत्रात्मक था, क्योंकि इसका एक राजा हुआ था। राजा के द्वारा ही शासन हुआ था। और ये निरंकुश था, यानी राजा के ऊपर किसी का अंकुश नहीं था। जैसे कि किसी भी साहित्य की पुस्तक का या किसी भी आपके धर्म की पुस्तक का इसके ऊपर अंकुश नहीं था। ये अपनी बात को जनता के लिए मानने के लिए स्वतंत्र था। उसके बाद में ये मंत्रिपरिषद के निर्णयों से भी ऊपर था। तो मंत्रिपरिषद हुआ, मंत्रिमंडल हुआ या आम जन किसी के भी दबाव में नहीं आता था। ये निरंकुश था, इसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं था। केंद्रीकृत प्रशासन था। देखा हमने कि इससे पहले जितने भी जो जनपद या जन समुदाय या जो महाजनपद थे, उन सब का विलय जो है वो मगध में हो चुका था। तो ये एक केंद्रीकृत व्यवस्था सामने आई थी। तो राजतंत्रात्मक, निरंकुश और केंद्रीकृत शासन व्यवस्था यहाँ हमें देखने को मिलती है। व्यवस्था थी जिसने भारत की पहली बार राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा, जैसा कि मैंने बताया कि भाई पहली बार, क्योंकि आप जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य ही ऐसा था जो राज्यों से साम्राज्य बनने की कहानी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा रची गई थी। तो जो राज्य में प्रशासन होता था उससे अच्छा, सुदृढ़, सुव्यवस्थित क्या शासन देने की जो शुरुआत की गई वो मौर्य प्रशासन है। हालांकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में आज भी जो शासन की प्रणालियाँ हैं वो लगभग इन्हीं से थोड़ी-सी मिलती-जुलती है। जैसे कि हम भारतवर्ष देखते हैं, पूरा भारत, उसके बाद राज्य देखते हैं, प्रांत राजस्थान वगैरह, उसके बाद मंडल देखते हैं, संभाग वगैरह, फिर उसके बाद हम देखते हैं जिले जिन्हें हम आहार वगैरह कहते हैं या विषय वगैरह कहते हैं, उसके नीचे एसडीएम्स, उपजिला कलेक्टर जहाँ बैठते हैं, आपके खंड, खंड के नीचे तहसील और तहसील के नीचे जो आपके पदग्राम है, वही व्यवस्था हमें यहाँ देखने को उसी प्रकार के समकक्ष जो व्यवस्था है मौर्यकालीन में देखने को मिलती है। तो ज़्यादा चीज़ें बदली नहीं है, 18-20 का अंतर हो सकता है, परंतु 15-20 का अंतर यहाँ देखने को मिलता नहीं है। तो मौर्यकालीन प्रशासन जो ये प्राचीन भारत में सबसे बड़ा विस्तृत नौकरशाही थी। इससे बड़ी नौकरशाही प्राचीन भारत में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है। हम देखते हैं कि आपके अशोक के द्वारा सबसे ज़्यादा अपने अमात्यों, मात्यों, उपमहामात्यों, जितने भी जो अधिकारी थे उनके ऊपर काफ़ी अच्छी तरीके से रखने का काम किया करते थे, प्रचार प्रसार का काम किया करते थे। तो ये सब बातें इसके अंदर थी कि सबसे बड़ी अगर विस्तृत नौकरशाही हमें देखने को कहीं पर मिलती है तो वो मौर्य प्रशासन में है। वो गुप्त काल में भी हमें देखने को नहीं मिलती, मौर्य का और मुगल काल में और सल्तनत काल में भी इतनी बड़ी इकाई नहीं मिलती देखने को। हाँ, जस्टिन का कथन आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख की पैदल सेना लेके पूरे भारतवर्ष में रोन डाला।
तो इस कथन से हम देखते हैं, ये कथन हमें यहाँ पर याद दिलाता है कि प्राचीन भारत में सबसे बड़ी विस्तृत नौकरशाही जो मौर्य प्रशासन की थी। अब इनको वही समय कि भाई मौर्य प्रशासन को जानने के लिए, देखने के लिए और समझने के लिए हमें कहाँ-कहाँ जाना पड़ेगा। सबसे पहले जाना पड़ेगा हमें चाणक्य के अर्थशास्त्र में, जो मैं इतनी देर से आपको बोल ही रहा हूँ। उसके बाद में जाना पड़ेगा हमें अशोक के अभिलेख के माध्यम से, क्योंकि अभिलेख हमने देख रखे हैं। पिछली बार पूरे अभिलेखों की बहुत अच्छे तरीके से डिटेलिंग की गई है, तो अभिलेखों में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हमें राज्यों की नियुक्ति है, युक्तों की नियुक्ति है, महामात्रों की, धर्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में हमें जानकारी अशोक के अभिलेख से मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं मेगास्थनीज की इंडिका, एग्रोनोमाई, एस्ट्रोनोमाई, बहुत सारे अधिकारियों के नाम मिलते हैं। तो मौर्य प्रशासन की जानकारी के लिए अगर आपको थोड़ा-सा दिमाग लगाना हो कि हमें पढ़ना हो, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है, ये तो एक स्रोत है, बताना है। उसके बाद जूनागढ़ अभिलेख जो है, पिछली बार भी हमने क्लासों में अच्छी सी चर्चा कर रखी है कि जो प्रांत वगैरह थे, उन प्रांतों में कि वहाँ के जो शासक थे, तुषार वगैरह अशोक के समय थे, उनका किस प्रकार से काम था, किस प्रकार से जलाशयों का, नहरों का, बांधों का निर्माण किया जाता था। ये भी प्रशासन के मामले में चाणक्य का अर्थशास्त्र, अशोक का अभिलेख, मेगास्थनीज की इंडिका और जूनागढ़ का अभिलेख। ये सब बातें करने की नहीं है, केवल कि भाई हमें यहाँ-यहाँ देखने से प्रशासन की जानकारी मिलती है। संरचना के बारे में बात करेंगे थोड़ी-सी कि भई केंद्र में किस प्रकार की संरचना थी, प्रांतों में किस प्रकार की संरचना थी और केंद्र में किस प्रकार के पदाधिकारी मौजूद थे, इनके बारे में देखेंगे। विशेषताएँ 1 या 2 पन्ने में खत्म हो जाएँगी। इनकी प्रकृति हम जो बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, वो आपको लिख के दे दिया जाएगा और इसके महत्व को तो इतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, पार्ट इम्पोर्टेंट केवल इतना है कि हमें केंद्र देखना है। केंद्रीकृत, निरंकुश, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी, 18 प्रकार के मंत्री किस प्रकार के थे और साथ ही साथ में 26 प्रकार के विभागाध्यक्ष थे। सीधा नाम पूछता है तो वहाँ पर या तो मिलान कराने का आएगा या फिर सीधा पूछ लेगा कि इनमें से कौन-कौन से हैं अथवा नहीं हैं, तो उनको देखेंगे हम। सबसे पहले हम देखते हैं संरचना केंद्र में। सबसे पहले केंद्र जैसे कि भारतवर्ष है, उसके बाद प्रांत जैसे कि हमारे 28 या 29 राज्य हैं, उसके बाद मंडल हमारे संभागीय, स्थानीय, द्रोणमुख, सार्वटिक, संग्रहण और ग्राम। ग्राम के प्रमुख को हम ग्रामणी कहते थे और ग्रामणी जो है वो ग्राम वृद्धा परिषद के सहयोग से काम किया करती थी। ये इतनी बार बोल दिए जाएँगे कि आपको जो लेक्चर्स आप सुनेंगे, उसमें आपको ये क्रम ऑटोमेटिक आपको याद होना शुरू हो जाएगा और थोड़ा-सा आप जब देखेंगे क्लास को, तो वो समझ में आ जाएगा। तो केंद्र, केंद्र के नीचे प्रांत, प्रांत के नीचे मंडल, मंडल के नीचे स्थानीय, स्थानीय को हम 800 गाँवों का समूह कहते थे, स्थानीय को हम 800 गाँवों का समूह कहते थे, स्थानीय को हम 800 गाँवों का समूह कहते थे या 800 गाँव के समूहों को हम स्थानीय कहते थे। द्रोणमुख इसके नीचे हुआ करते थे। द्रोणमुख जो है वो इसके नीचे हुआ करते थे, जिसे हम 400 ग्रामों का समूह कहते थे। द्रोणमुख इनके नीचे, स्थानीय के नीचे द्रोणमुख हुआ करते थे, जिसे हम 400 गाँवों का समूह कहते थे। खारवटिक जिसे हम 200 ग्रामों का समूह कहते हैं, संग्रहण जिसे हम 10 ग्रामों का समूह कहते हैं। अभी हम जब देखेंगे नीचे दोबारा ही आएँगे, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ। खारवटिक 200 ग्रामों के समूह को हम खारवटिक कहते थे, 200 ग्रामों के समूह को हम खारवटिक कहते थे, 10 ग्रामों के समूह को हम संग्रहण कहा करते थे, 10 ग्रामों के समूह को हम संग्रहण कहा करते थे, ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी और ये जिनके सहयोग से काम करते थे, ग्राम वृद्धा परिषद। ये कुछ संरचना थी ऊपर से लेके अब तक की। भारत में भी हम देखें। हुँ। तो हमने ये केंद्र से लेके और ग्राम तक की देखी है। आज भी हम देखें तो केंद्र में हमारा भारत है, प्रांतों में राजस्थान, मध्य प्रदेश ये देखेंगे। उसके बाद मंडल यानी संभागीय व्यवस्था, कोटा है, बीकानेर है, जयपुर है, द्रोणमुख वगैरह व्यवस्था। उसके बाद जो स्थानीय व्यवस्था आपकी जिलों की है, स्थानीय व्यवस्था जैसे आपके जिले होते हैं, विषयपति वगैरह होते हैं। उसके बाद जो आपके खंडों में बाँटे हुए हैं, वो खारवाटिक है, तहसील, संग्रहण वगैरह जहाँ पर काम होता है और ग्राम वगैरह जहाँ पर ग्राम पंचायत है। तो वही व्यवस्था यहाँ पर देखने को हमें मिलती है। प्रमुख अधिकारी जो इस केंद्र में हुआ करते थे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजा की। राजा के जो पुत्र वगैरह हुआ करते थे, सगे-संबंधी, उनके बच्चे, उनको युवराज, ये व्यवस्था थी। उसके बाद उनके बिल्कुल निकट मंत्रिण मंत्रिण जो हुआ करते थे। मंत्रिण मूलतः जो है वो मंत्री परिषद से ही निकलते थे, जिसे हम कैबिनेट बोलते हैं आज के समय में। उस समय की व्यवस्था थी कि जो मौर्य प्रशासन है, उस मौर्य प्रशासन में करीब 18 मंत्री हुआ करते थे, जिसे हम मंत्री परिषद के नाम से जाना करते थे। जो मंत्री परिषद थी, उनमें ही जो मुख्य जैसे कि युवराज हुआ, सेनापति हुआ, मंत्री परिषद के अध्यक्ष हुए या फिर आपके सन्निधाता हुए या समाहर्ता हुए, ये 4-5 लोग या 3-4 लोगों के मिलने से ही मंत्री जो मंडल है, जिसे हम मंत्रीगण भी कहते हैं या मंत्रिण भी कहते हैं,
उनकी ये व्यवस्था की बात करता है, ताकि हर समय 18 आदमियों को बुलाना पॉसिबल नहीं था। निर्णय के लिए छोटे मोटे निर्णय या थोड़े से बड़े निर्णय जो होते थे, वो राजा अपने आसपास के जो मंत्रिण वगैरह हुआ थे उनसे ही लेके करते थे। तो हम देखेंगे राजा, फिर युवराज, फिर मंत्रिण। इन मंत्रिण का जो वेतन है वो 48,000 पण हुआ करता था। जैसा हम जानते हैं कि मंत्रिण का जो वेतन है वो सर्वाधिक राजा से कम, परंतु 48,000 पण हुआ करता था। ये अपने आप में बहुत बड़ा है। फिर हम मंत्री परिषद की बात करेंगे। मंत्री परिषद जो है वो 18 विभाग ये देखते थे। इनके विभागों के प्रमुख को हम तीर्थ कहा करते थे या मंत्री कहा करते थे, यानी कि मंत्री परिषद। और उसके बाद इनको सहयोग देने के लिए प्रमुख विभागों के लिए नौकरशाही होती थी, यानी कि ब्यूरोक्रेसी की व्यवस्था की गई थी, जिन्हें हम अध्यक्ष कहा करते थे। अध्यक्ष जैसे लवणा अध्यक्ष, मुद्रा अध्यक्ष, गणिका अध्यक्ष आदि इनको कहा करते थे। ये सरकार से जो प्राप्त अधिकारी थे ये। इसके बाद में हम यहाँ की केंद्रीय व्यवस्था देखने के बाद हम नगर प्रशासन को देखेंगे। जिस प्रकार से एक प्रांत है, उस प्रांत के अंदर जहाँ पर थोड़ा सा सुविधाएं अधिक होंगी वहाँ पर नगर या नगरीकरण हुआ होगा, तो वहाँ पर काम करने के लिए नगर प्रशासन हुआ होगा। और थोड़ा-सा इससे कम जहाँ पर कृषि संबंधित या सुविधाएँ थोड़ी-सी शहर की संबंधित से कम हुआ करती थी, वहाँ पर ग्रामीण प्रशासन हुआ होगा। तो यहाँ पर नगर प्रशासन और ग्रामीण प्रशासन को देखा जाएगा। उसके साथ ही हम देखेंगे कि राजस्व प्रशासन किस प्रकार से है, सैन्य प्रशासन किस प्रकार से है, न्याय व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था। तो सबसे पहले राजा, युवराज, मंत्रिण 4 से 5 लोगों का समूह, मंत्री परिषद, उनको सहयोग करने के लिए नौकरशाही और नगर प्रशासन और ग्रामीण प्रशासन, उसके बाद राजस्व प्रशासन, सैन्य और गुप्तचर व्यवस्था। सबको डिटेल में हमें देखना है। ये 2 ढाई घंटे का लेक्चर होगा, हम 2 पार्ट में इसको डिलीवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले कि क्या व्यवस्थाएं कहना चाह रही हैं आगे। हाँ, राज्य का सप्तांग सिद्धांत पूर्व में पढ़ा दिया था, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि सबसे बड़ी व्यवस्था निरंकुश केंद्रीकृत राजतंत्र। तो राजा जो है कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया था। सप्तांग सिद्धांत देने के लिए राजा ने राजा के सप्तांग सिद्धांत बताए हैं अर्थशास्त्र में। क्यों दिया? कि राज्य का उत्थान हो सके, इसलिए दिया गया भाई राज्य का उत्थान हो सके। कौटिल्य ने राज्य को मानव शरीर समतुल्य मानकर उसके 7 अंगों की व्याख्या की है। 7 अंग मैंने पूर्व में भी अच्छी तरह से बता दिए हैं सारी क्लासों में, इसलिए मैं समझता हूँ यहाँ पर रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। स्वामी जो है राजा का सर्वोपरि, जिसे हम मस्तिष्क या शरीर के शीर्ष के रूप में हम बात करते हैं। अमात्य जो है आँख के, मैंने पूर्व की कक्षाओं में अच्छे से डिटेल में इसको पढ़ाया है, इसलिए यहाँ पर रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम तसल्ली से आगे चलते हैं। अब बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन की। जैसा कि मैंने बताया सामान्य रूप में कि भाई केंद्रीय प्रशासन में कौन कौन थे, क्या क्या थे। तो केंद्रीय प्रशासन में सबसे सबसे पहली बात जो है कि केंद्रीय प्रशासन में सबसे पहले राजा थे। राजा का शासन ही सबसे बड़ा, या राजा का जो आज्ञा है या राजा की जो आज्ञा है या राजाज्ञा है वो सर्वोपरि है। वो उसके ऊपर, उसके निर्णय के ऊपर किसी का भी अंकुश नहीं है। चाहे कार्यपालिका की बात हो, चाहे आपके विधानमंडल की बात हो, चाहे न्याय संबंधित बात हो, संपूर्ण निर्णय जो है वो राजा के द्वारा ही लिए जाते थे। राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत जो था उसके बारे में बात करें कि इससे पूर्व के जो राजा थे या इस समय पर राजा की देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत लागू नहीं था कि भाई राजा की उत्पत्ति देवी ने की है। पहले चलते थे, इसको अच्छे से समझेंगे। कई ऐसे शासक आए हैं जिन्होंने देवी उत्पत्ति के सिद्धांत पर बात की है, पर यहाँ पर हम इतना बता दें कि राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत लागू नहीं था, परंतु अशोक के द्वारा हम ये देखते हैं कि अशोक ने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की। उनके लेखों और अभिलेखों से हमें देखने को मालूम पड़ता है। तो हम ये कहते हैं कि देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत तो लागू नहीं था, परंतु देवों के एक प्रतिनिधि के रूप में, बहुत गहरी वाली बात है समझिएगा, कई किताबों में देवी उत्पत्ति का सिद्धांत भी लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं था। तो देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत तो लागू नहीं था, परंतु यहाँ पर एक देवानाम प्रिय यानी कि देवों के प्रतिनिधि के रूप में अशोक ने शासन करना शुरू किया। तो इतनी सी बात स्पष्ट करनी जरूरी है। परीक्षा में वैसे पूछने वाला कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जानना चाहिए। अशोक ने यहाँ पर हम समझते हैं पैतृक निरंकुश राजतंत्र की, यानी कि एक पिता और पुत्र के रूप में, कि जो राजा है वो पिता है और जो प्रजा है वो पुत्र या पुत्रियां हैं, इसके रूप में काम करने का प्रयास किया अशोक ने। तो हम समझते हैं राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत लागू नहीं था। मौर्य काल में अशोक ने देवानाम पीए की उपाधि धारण की थी, जैसा कि हमने देखा। देखिए देवी उत्पत्ति बिल्कुल राजा देव एक खुद ही
राजा मतलब भगवान है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर अशोक ने अपने आप को ये कहा कि भाई मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का प्रतिनिधि हूँ, भगवान का प्रिय हूँ, इसलिए देवानाम प्रिय की यहाँ पर उपाधि है, इसलिए देव उत्पत्ति का सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होता। तो अशोक ने पैतृक निरंकुश, जैसे पिता पुत्र के संबंध की बात की। अशोक ने प्रजापालक, जन कल्याणकारी और धर्म सहिष्णु राजा, भाई प्रजा का कल्याण करने वाला हो, धर्म सहिष्णु हो, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखने वाला हो, जन कल्याण की बात करता हो, इस प्रकार की। मैं यहाँ पर आपको केवल केंद्रीय प्रशासन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन केंद्रीय प्रशासन में हमें अशोक को थोड़ी सी बात जानना जरूरी था, सवाल बनते हैं इसलिए। अब उसके बाद बात करते हैं कि साहब अमात्यों और मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती थी। कि साहब मंत्री आज भी हैं, वैसे भी हैं, आज तो आप जनता में चुन के भेज देते हैं। जनता में चुन के भेजने के बाद में आप उनको, हाँ, वहाँ पर मंत्री बनते हैं, वो भी एक अलग व्यवस्था है। तो इस समय भी जो व्यवस्थाएं थी, राजा के द्वारा मंत्री परिषद का चयन किया जाता था। योग्य हो, जनता के प्रति समर्पण की भावना रखने वाले हों, ऊर्जावान हों, स्फूर्तिवान हों, न्याय प्रिय हों, इस प्रकार के मंत्री परिषद में सदस्य चुने जाते थे। तो अमात्यों और मंत्रियों की नियुक्ति हुआ करती थी। अब मंत्री परिषद नियुक्त होती थी, उसमें से 4 या 5 जो मंत्रिण थे उनको भी चुना जाता था, जो उनमें समकक्षों में से भी थोड़े दक्ष हों, कुशल हों, निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी सी उनकी मजबूत हो और समय परिस्थितियों में राजा के पास उपलब्ध हो, उनको भी लिया जाता था। तो यहाँ पर जो मंत्री परिषद जो थी, उस मंत्री परिषद में से ही कुछ सदस्य चुनकर मंत्रिण बनते थे। तो मंत्रिण बनने के लिए प्रमुख रूप से एक उपधा परीक्षण का भी प्रयोग किया जाता था। उपधा परीक्षण, सवाल आता है कि उपधा परीक्षण से आप क्या समझते हैं, या उपधा सिद्धम से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर वही उपधा परीक्षण या उपधा सिद्धम जो है वो यही बात है कि मंत्रिण का राजा के नज़दीक होने के लिए वो लालची नहीं हो, भ्रष्टाचारी नहीं हो, उसमें किसी प्रकार के दुर्गुण नहीं हो, लोभी नहीं हो, इस प्रकार से उनके उपधा परीक्षण के माध्यम से ही वो राजा के नज़दीक मंत्रिण में पहुंच पाते थे। उसके बाद में सारी व्यवस्थाओं का केंद्र बिंदु राजा को कहा गया है कि सारी व्यवस्थाओं का केंद्र बिंदु राजा होता है। राजा समस्त अमात्यों की नियुक्ति, राजा जो है वो आपके समस्त, राजा जो है वो समस्त, राजा समस्त अमात्यों की नियुक्ति और मंत्री की नियुक्ति करता था। प्रशासन की समस्त गतिविधियों पर नियंत्रण राजा के द्वारा ही किया जाता था, कि भाई समस्त गतिविधियों पर नियंत्रण राजा ही करता था। सेना व न्याय व्यवस्था को देखना राजा का प्रमुख कार्य था, क्योंकि हम समझते हैं कौटिल्य के समय भी देखिए, मैं पूरे मौर्य शासन को या मौर्य काल को पढ़ के ये बात तो आपसे स्पष्ट कह सकता हूँ कि अगर यदि सर्वाधिक लोगों की संख्या अगर कृषि व्यवसाय से जुड़ी हुई थी, और उसके बाद मौर्य प्रशासन में अशोक तक अगर सर्वाधिक रोजगार अगर कुछ था, तो वो था सैन्य। सेना में ही लोग भर्ती हुआ करते थे। तो ये देख लीजिए कि सेना की संख्या कितनी बड़ी थी और किस प्रकार की व्यवस्था राजा को करनी थी, कि सेना और न्याय व्यवस्था का देखने का कार्य राजा किया करता था। गुप्तचरों तक पहुंच, जैसा कि मैंने बताया, गुप्तचरों तक पहुंच राजा की हर समय हुआ रहती थी। राजा समस्त व्यवस्था का केंद्र बिंदु था एवं राजा की आज्ञा सर्वोपरि थी, जैसा मैंने बताया। राजा समस्त अमात्यों और मंत्रियों की नियुक्ति करता था। प्रशासन की समस्त गतिविधियों का नियंत्रण करना राजा का काम था। सैन्य व्यवस्था, वही चीज जो ऊपर है वो यहीं पर लिखी हुई है। आइए आगे चलते हैं। मैं समझता हूँ अभी कुछ याद करने वाला पक्ष नहीं है, केवल समझने वाला ही पक्ष था जो हमने बता दिया। अब मंत्रिण, जैसा कि मैंने बताया, देखिए जैसा यहीं छोटा सा समझा देते हैं कि जैसे ये ये पूरी मंत्री परिषद है। ये मंत्री परिषद, इस मंत्री परिषद में से 18 व्यक्ति हुआ करते थे। 18 में से 3, 4 और 5, कहीं पे 3 है, कहीं पे 4 है, कहीं पे 5 है, ये हमारा कोई विषय नहीं है। तो 3 व्यक्ति प्रमुख होते थे। तो राज्य जब सुबह उठते थे राजा साहब, तो राजा साहब उठते सबसे पहले जैसे ही जाते थे, या देखिए राजा राज दरबार में पहुंचने से पहले भी उसे कई निर्णय लेने पड़ते थे, तो यही 4-5 लोग थे जो जाके उनको कहा करते थे। तो पहले थे आपके प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री आपके चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बात करेंगे तो आपके विष्णुगुप्त जी थे।
उसके बाद में बात करेंगे तो विष्णुगुप्त जी, सॉरी, चाणक्य थे। विष्णुगुप्त और चाणक्य तो वो थे। उसके बाद में अगर हम बात करें बिंदुसार की, तो बिंदुसार के समय कुछ समय पर चंद्रगुप्त, वो सॉरी, चाणक्य जी रहे। चाणक्य के साथ ही आपके खल्लाटक रहे। और हम अशोक के बारे में बात करेंगे, प्रधानमंत्री की, तो उस समय राधा गुप्त थे, तो ये इनके नज़दीक थे। फिर हम देखेंगे कि दूसरे जो मंत्रिण होते हैं वो आपके युवराज होते हैं, सेनानी होते हैं और सन्निदाता होते हैं। सेनानी, सेनापति, सन्निदाता, समाहर्ता, ये 4-5 नाम हैं। कोई आपसे ये परीक्षा में पूछने नहीं वाला, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मंत्रिण 3 से 4 प्रमुख मंत्रियों को मंत्रिण कहा जाता था। मंत्रिण कहा जाता था जो वर्तमान की आधुनिक कैबिनेट के समान ही हुआ करते थे। ये व्यवस्था थी। अब परीक्षा क्या है साहब? मंत्री परिषद को परीक्षा कहा जाता था, यानी कि जो मंत्री परिषद है इसको हम अशोक के समय पर परीक्षा कहने का या परीक्षा कहने का नाम यहाँ पर आता है। तो अशोक के समय पर मंत्री परिषद को हम परीक्षा के नाम से भी जानते हैं। तो पूछ लेगा कि भाई परीक्षा से आप क्या समझते हैं, तो मंत्री परिषद का अशोक के समय में नाम जो दिया गया था उसका नाम परिषद था। अब जो ये मंत्रिण हैं इनको बहुत बढ़िया वेतन मिला करता था, यानी कि 48,000 फंड, ये 48,000 फंड। किस किस के क्या क्या वेतन हैं वो हम देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि मंत्रिण के सदस्यों को 48,000 पण वेतन मिलता था, यानी कि ये 3-4 जो हैं मुख्य मुख्य व्यक्ति हैं, इनको 48,000 पण वेतन मिला करता था। ठीक है। और उसके बाद में जो मंत्री परिषद के सदस्य हैं उन्हें 12,000 पण वेतन मिला करता था। 2 बात ध्यान रखिए, अभी केवल बात की जा रही है मंत्री परिषद और मंत्रिण की, आगे कोई बात नहीं कर रहा मैं। तो मंत्रिण में जो आपके हैं वो प्रधानमंत्री हैं, युवराज है, सेनानी है, सन्निदाता है, और आपके इनके साथ में समाहर्ता भी इनके साथ ही हुए हैं। ठीक है। सेनानी या सेनापति, ये भी ऐसे हैं। तो ये जो 4-5 लोगों का समूह है ये साथ में काम करता था, क्योंकि राजा अकेला तो निर्णय लेता नहीं था। हालांकि निरंकुश था, कहने को सब कुछ था, सारी बात थी मान ली, लेकिन फिर भी जो निर्णय हुआ करते थे वो सहमति के आधार पर ही लिए जाते थे। अब अधिकतम से अधिकतम वेतन जो है वो 48,000 पण देखा मंत्रिण का। और जो मंत्री परिषद के सदस्य होते थे, यानी कि दूसरे जो मंत्री हुआ करते थे, उनका वेतन था 12,000 रुपये। पूछते हैं सवाल, तो 12,000 रुपये था। अब न्यूनतम वेतन जो था वो सैनिकों को या अंगरक्षक को दिया जाता था। सैनिकों और अंगरक्षक को दिया जाता था न्यूनतम वेतन, वो था आपका 60 पण। ये सबसे न्यूनतम वेतन था, यानी मौर्य साम्राज्य में किसी भी कर्मचारी का जो न्यूनतम वेतन था वो 60 पण था। न्यूनतम वेतन 60 पन था जो सेवकों और अंगरक्षकों को ये दिया जाता था यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको समझ में, मैं समझता हूँ कि आप यहाँ पर जो मंत्री परिषद है, जो 18 मंत्री थे, उनके सबके नाम अभी हम बढ़िया तरीके से इसके अंदर पढ़ेंगे और समझेंगे कि आज ही यहीं क्लास में वो याद हो। और उसमें से 3-4 जो मंत्री थे, प्रधानमंत्री, युवराज, मंत्री परिषद, उसके बाद आपके युवराज, सेनानी, सेनापति अथवा सन्निदाता और समाहर्ता, ये भी अलग से है समाहर्ता, 4-5, और मंत्री परिषद अध्यक्ष वो भी इनके साथ में हुआ करते थे। तो 18 में से 5 आदमी, 6 आदमी ये प्रमुख थे, 3-4-5 थे, अलग अलग किताबों में अलग अलग। सवाल यहाँ से केवल इतना आता है कि कौन से मंत्री के पास में कौन सा काम है। उसमें भी स्पष्ट है कि कोई मंत्री का जो नाम है वो उस काम से मिलता हुआ नहीं हो तो वही परीक्षा में सवाल उठा के दे देते हैं। अभी तक तो ये प्रैक्टिस देखने को मिली है, तो हम उस पर आते हैं। तो सेवकों और अंगरक्षकों को 60 पण वेतन मिलता था। न्यूनतम वेतन 60 पण था, यही न्यूनतम था। अधिकतम 48,000 था। अब उसके बाद में मंत्रिण के लिए कुछ योग्यताओं का निर्धारण किया था। कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन पूछेंगे, बता दिया मैंने। मंत्रिण उच्च कुल में जन्मा हुआ हो, उच्च कुल में हो साहब, थी योग्यता थी, उसका कुछ कर नहीं सकते, वही पढ़ा रहे हैं। चरित्रवान हो, भ्रष्टाचारी नहीं हो, समझा दिया। राजा की सहायता करने हेतु 18 मंत्री थे जिन्हें हम तीर्थ कहते हैं। ठीक है, तीर्थ कहते हैं विभागों के अध्यक्ष को, हम तीर्थ कहते हैं या मंत्री कहते हैं। तीर्थों के प्रमुख को महामात्र अथवा अमात्य कहा जाता था। जो तीर्थों के जो प्रमुख होती हैं, मतलब इस विभाग का नाम है, सॉरी तीर्थ का नाम है, उस तीर्थ के प्रमुखों को हम महामात्र और अमात्य कहते थे। सिंपल सी बात आप समझ गए। कहना ये चाह रहा है यहाँ पर कि साहब ये विभाग है, ठीक है। अब इस विभाग को हम तीर्थ कहते हैं, विभाग बराबर तीर्थ, ठीक है। इस तीर्थ के प्रमुख जो भी होंगे उन्हें हम महामात्र या अमात्य कहते हैं, अमात्य कहते हैं। तो ये राजा की सहायता करने तो 18 मंत्री थे जिन्हें तीर्थ कहा जाता था।
तीर्थों के प्रमुख को महामात्र और अमात्य कहा जाता था। जैसे अमात्य राक्षस वगैरह भी थे उस टाइम पे। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ महामात्र, मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज थे। अब यहाँ तक की कहानी तो केवल बोल बच्चन पर आधारित थी कि वो बोल लो, सुन लो या आप कहीं से पढ़ लो। अब इसके बाद की जो कहानी है वो याद करने के ऊपर बल देती है, और याद करने में थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि विद्यार्थियों को या कोई भी व्यक्ति हो उसको हल्का फुल्का सा जोर तो आता ही है। याद करने में विद्यार्थी को या कोई भी व्यक्ति हो उसको थोड़ा सा या तो वो अच्छे से चीज़ों को दोहराव करे या बोल बोल के पढ़े या लिख लिख के पढ़े, आपका जो भी एंगल हो। पर फिर भी मैं कहता हूँ कि जैसे कि दोहरा दोहरा के पढ़ना सबसे अच्छी होती है बात। तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री जिसे पुरोहित भी कहते थे मौर्य काल में, प्रधानमंत्री जिसे हम पुरोहित भी कहते थे। तो प्रमुख धर्म अधिकारी जो था प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब प्रमुख जो अधिकारी था उस समय धर्म से संबंधित अधिकारी हो या निर्णय लेने से संबंधित अधिकारी वो प्रधानमंत्री हुआ करता था। तो चंद्रगुप्त जो थे वो चाणक्य के समय थे, जैसा मैंने बताया। चंद्रगुप्त चाणक्य के समय थे। बिंदुसार के समय चाणक्य और खल्लाटक थे। चाणक्य और खल्लाटक थे। बिंदुसार के समय चाणक्य और खल्लाटक थे। उसके बाद अशोक के समय हमें राधागुप्त मिलता है, ये इसके प्रमुख होते थे। तो प्रधानमंत्री पुरोहित प्रमुख धर्माधिकारी था या प्रधानमंत्री थे, ठीक है। उसके बाद व्यवहारिक के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि दूसरी व्यवस्था न्याय व्यवस्था के ऊपर है। तो ये धर्म स्थायी, ये आपके धर्म स्थेयी दीवानी न्यायाधीश। सिंपल सी बात है कि दो प्रकार के न्यायाधीश थे, यानी कि व्यवस्थाएं। देखिए थोड़ी सी डिटेलिंग में जाएंगे तो देखिए ग्राम के अंदर अपने आप में एक न्याय व्यवस्था अलग तरीके से चल रही थी, ठीक है। और उसके ऊपर जो अंतिम जो राजा थे, जो पाटलिपुत्र का जो न्यायालय था उसकी भी व्यवस्था अलग चल रही थी। लेकिन चूंकि संपूर्ण जम्मू द्वीप में और भारतवर्ष में उस समय पर कई प्रकार के वाद विवाद तो होते थे। कुछ वाद विवाद होते थे जो झगड़े से संबंधित थे, कुछ वाद विवाद होते थे जो जमीन जायदाद, आपके विवाह बंधन जो भी समाज में होते हैं उनसे संबंधित थे। तो दो प्रकार के थे। पहली बात करते हैं व्यवहारिक की, जिसे हम धर्म स्थायी या दीवानी न्यायालय कहते थे। धर्म स्थायी या दीवानी न्यायालय कहते थे। धर्म स्थायी या दीवानी न्यायालय कहते थे। व्यवहारिक यानी व्यवहारिक तीर्थ को हम धर्म स्थायी या दीवानी न्यायाधीश कहते थे। दीवानी न्यायाधीश कौन से होते हैं? जैसे कि पति पत्नी के कोई झगड़े हो गए हों, मौखिक बोलचाल में कोई बात हो गई हो, किसी ने किसी मानहानि का दावा कर दिया हो, जमीन जायदाद से जुड़े हुए मामले हों, इस प्रकार के जो भी काम होते थे जहाँ पर लड़ाई झगड़े ना हो, उनको देखने के लिए जो मंत्री थे वो व्यवहारिक नाम से जाने गए। इन्हें धर्म स्थीय न्यायाधीश के नाम से या दीवानी न्यायाधीश के नाम से भी इसको जानते थे। उसके बाद बात करते हैं कंटक शोधन या फौजदारी। कंटक शोधन या फौजदारी जो न्याय से संबंधित विभाग था उसके प्रमुख को हम प्रदेष्टा कहा करते थे। उसके प्रमुख को प्रदेष्ट्री या प्रदेष्टा भी कहा, दोनों नाम मिलते हैं, प्रदेष्टा या प्रदेष्ट्रा या प्रदेष्ट्री, ये तीनों नाम मिलते हैं। तो वो काम जो लड़ाई, चाकूमारी, चोरी, चकारी और इस प्रकार के विवाद जिसमें हिंसक प्रवृत्ति होती हो, उसे विभाग को जिसमें सुधार की गुंजाइश हो, जिसमें हम जेल में डाल के उन्हें सुधार सकते हों और उसको हाथों हाथ पकड़ना हो, डिटेन करना हो, ताकि वो अगली मतलब आपराधिक प्रवृत्ति ऐसी हो जिसे आप चोरी कह लें, मारना कह लें, डाका डालना कह लें, ये सब बातें जो हैं वो कंटक शोधन फौजदारी न्यायाधीश के प्रमुख प्रदेष्टा के रूप में देखी जाती थी। तो इस प्रकार के ये दो प्रकार के हमने देख लिए। व्यवहारिक जिसे हम धर्म स्थायी या दीवानी न्यायाधीश के प्रमुख के रूप में। कंटक शोधन हम अच्छे से पढ़ेंगे, इसके अंदर अभी आगे आएगा पूरा न्याय व्यवस्था, यहाँ केवल नाम है कंटक शोधन फौजदारी न्यायाधीश जिसे हम प्रतिष्ठा के नाम से जानते हैं। राजा का उत्तराधिकारी युवराज कहलाता था। राजा का उत्तराधिकारी युवराज कहलाता था और जो उत्तराधिकारी थे उसके प्रमुख को भी हम युवराज कहते थे। उसके बाद राजकीय कोषाधिकारी का आज भी हम कोषाधिकारी का पद देखते हैं। क्या काम होता है? सरकार को कुछ इनकम होती है उसको भी देखता है। सरकार जिस कलेक्टर के माध्यम से जो खर्चा करती है उनको भी देखती हैं। आज तो ये काम है, लेकिन उस समय पे इसके दो काम थे कि
जो अनाज का भंडारण है उनको देखने का काम भी जो है आपके सन्निधाता ही जो थे वो करते थे, और पैसों का भी देखने का काम ये देखते थे कि भाई ट्रेजरी में कितना पैसा है, ये देखने का काम था। कलेक्शन करने के बाद समाहर्ता कोई भी कलेक्शन को लेता था, कलेक्शन करने के बाद जहाँ पे वो जमा कराता था वो सन्निधाता के स्थान या कोषाधिकारी के पास वो जमा होते थे। तो हम समझते हैं राजकीय कोषाधिकारी का जो नाम था या तीर्थ था उसको हम सन्निधाता कहते हैं, राजकीय कोषाधिकारी को सन्निधाता कहते हैं, या सन्निधाता को हम राजकीय कोषाधिकारी कहते हैं, कैसे भी आप बोल लीजिए। संबंधित विभाग के मुखिया का नाम ये है। इस मुखिया के नाम का काम क्या था कि वो ये है। तो सन्निधाता कौन है? जो राजकीय कोषाधिकारी है। उसके बाद में हम समाहर्ता की बात करते हैं। समाहर्ता का जो मूल काम था वो टैक्स के कलेक्शन से संबंधित था। ये टैक्स को कलेक्ट, वित्त मंत्री, समाहर्ता मतलब वित्त मंत्री, ठीक है। समाहर्ता यानी कि वित्त मंत्री। राजस्व विभाग एवं कर निर्धारण का ये सर्वोच्च अधिकारी था। राजस्व का निर्धारण था कि 1/6 होगा, 1/2 होगा, 1/3 होगा, क्या होगा, इसका जो भी लेने का काम था वो समाहर्ता के द्वारा किया जाता था, और ये कर का निर्धारण करते थे। राजस्व विभाग के ये सर्वोच्च जो मंत्री थे, ये मंत्री समाहर्ता जी थे। वार्षिक बजट तैयार करने का काम करते थे, यानी समाहर्ता वार्षिक बजट तैयार करता था। इनका जो वर्ष था वो 354 दिन, पूछ लिया गया है सवाल, 355 दिन नहीं है, 354 दिन उस समय मौर्य काल का जो वर्ष था, आर्थिक वर्ष था, वो 354 दिन रखा गया था। और महीने की बात करें तो वो आषाढ़ का महीना था। आषाढ़ का माह से यानी कि 1 जुलाई से इनका आर्थिक महीना, 1 जुलाई से यानी आषाढ़ के महीने से ही आर्थिक महीना यहाँ पर शुरू हुआ करता था। तो देख लें, प्रधानमंत्री पुरोहित, प्रमुख धर्माधिकारी, व्यवहारिक जिसे हम धर्म स्थायी न्यायाधीश कहते हैं, प्रदेष्टा कंटक शोधक न्यायाधीश का संबंधित कार्य करता था। राजा का उत्तराधिकारी युवराज कहलाता था। राज के कोषाधिकारी जो है वो सन्निधाता थे। उसके बाद में राजस्व विभाग, कर का निर्धारण, बजट को तैयार करना, ये सब काम समाहर्ता के हुआ करते थे। मैं समझता हूँ अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा समाहर्ता। उसके बाद में देखेंगे नायक, यानी कि नायक की बात करें तो साहब नायक की बात कर लें, यानी कि सेना का संचालन करने वाला जो प्रमुख था या मंत्री था, जो सेना से संबंधित बात करता था, समझता था, वो सारी बात जो है उसको नायक कहा करते थे। तो सेना का संचालन करने वाले को हम नायक कहा करते थे, उसके मंत्री को नायक कहते थे। और राजकीय आज्ञाओं और लिखने का, यानी कि राजकीय आज्ञा और लिखने का और सरकारी कागजों का प्रमुख जो है उसे हम प्रशासता, देखिए हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे जब ये पद निकल के आएगा प्रशासता के नाम से, तो यही समझें कि प्रशासता जो है वो प्रशासन संबंधित या राज्य के आज्ञाओं को लिखने का, उनको निकालने का, उनको संकलन करने का जो काम था वो प्रशासता का था। राजकीय आज्ञाओं का लिखने वाला सरकारी कागजों का प्रमुख जो मंत्री था उसे हम प्रशासता कहते हैं, प्रशासता कहते हैं, प्रशासता कहते हैं। जैसे कि आप समझते हैं प्रशासनिक विभाग वर्तमान में सबसे बड़ा विभाग है, तो उस समय भी ये प्रशासता के नाम से विभाग चलता था, जो राज्य की आज्ञाओं को लिखने वाला और सरकारी कागजों को देखने वाला प्रशासता था। अब युद्ध विभाग के प्रमुख को सेनापति कहते हैं। युद्ध विभाग का जो प्रमुख होता है, भाई युद्ध लड़ना है अथवा नहीं लड़ना है, कब लड़ना है, जैसे तूषणी युद्ध होते हैं और इस प्रकार के 3-4 युद्ध हैं इसके अंदर। तो तूषणी युद्ध वगैरह, युद्ध विभाग के प्रमुख को हम सेनापति कहते हैं। युद्ध विभाग के प्रमुख को हम सेनापति कहते हैं। युद्ध विभाग के प्रमुख को हम सेनापति कहते हैं। युद्ध विभाग के प्रमुख को सेनापति कहते हैं। राज की आज्ञाओं के बातों को लिखने वाला, निकालने वाला प्रशासता, सेना का संचालन नायक जो है ये इनका नाम होता था। उसके बाद राजमहलों की देखरेख करने वाले मंत्री। राजमहल एक तो था ही नहीं, बहुत सारे राजमहल, प्रांतों में भी राजमहल वगैरह, सॉरी केंद्र में जो राजमहल बहुत बड़ी होते थे, तो राजमहलों का देखरेख करने वाला जो मंत्री था उसे हम दोवारिक कहते थे। राजमहलों की देखरेख करने वाले मंत्री को हम दोवारिक कहते थे। राजमहलों की जो संबंधित बातचीत करते थे उन्हें हम दोवारिक कहते थे। राजमहलों से संबंधित जो बात करते थे उसे हम दोवारिक कहते थे। अब सेना में सामग्री जुटाने वाला अधिकारी, इंपॉर्टेंट लगा लेना कि ये दंडपाल अलग है, ये न्याय की बात करता है। यहाँ देखते हुए दंडपाल का मतलब यहाँ पर न्याय की बात करता है, तो ध्यान रखना कि सेना की सामग्री जुटाने वाला दंडपाल के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ नाम और काम में थोड़ा सा अंतर है, इसको आप देखना थोड़ा 2-3 बार कि सेना की सामग्री को जुटाने वाला जो मंत्री है वो है आपका दंडपाल, सेना की सामग्री को जुटाने वाला जो है वो है दंडपाल। तो सेना की सामग्री को जुटाने वाला दंडपाल है, सेना की सामग्री को जुटाने वाला दंडपाल है। नगर के जो प्रमुख अधिकारी हैं उन्हें हम नागरिक कहते हैं। नागरिक नाम जो है वो कौटिल्य के द्वारा दिया गया है, तो नगर का जो प्रमुख अधिकारी है उसे हम नागरिक कहते हैं। और जो उद्योग कारखानों का प्रधानमंत्री होता है, देखिए ये अधिकारी कहने का मतलब भी यहाँ पर अधिकारी नहीं है,
जो अधिकार युक्त मंत्री हो, वो इसका अर्थ है। तो यहाँ जो है कर्मांतक जो है उद्योग धंधों के प्रधान या उद्योग धंधों से संबंधित या उद्योग मंत्री जो हैं वो कर्मांतक कहलाते हैं। उद्योग मंत्री जो हैं वो कर्मांतक कहलाते हैं। नगर का प्रमुख जो है वो नागरिक कहलाता है। सेना की सामग्री जुटाने वाले को दंडपाल कहा जाता है। राजमेलों की देखरेख को हम दोवारिक नाम से मंत्री को जानते थे। युद्ध विभाग के मंत्री को हम सेनापति के नाम से जानते थे। राज की आज्ञाओं को लिखने का काम प्रशासता था। सेना का संचालन नायक करता था मंत्री। देखिए, लिख तो मैं आपके सामने 10 बार दूंगा, उद्देश्य वो नहीं है। आप थोड़ा बार बार बोलिए, समझिए, चीज़ों को दोहराइए, तब आपको चीज़ें बैठेंगी दिमाग में। आप दिमाग को बोलोगे ना कि ऐसा करना है, तो दिमाग वैसे ही करेगा। बात केवल और केवल आपके बोलने पर निर्भर है। आप अच्छे से बोलिए, दोहराव कीजिए, रिपीट कीजिए। हम भी कर रहे हैं, आप भी करें। प्रशासता, राज की आज्ञा लिखने वाला। सेनापति, युद्ध विभाग का प्रमुख। दोवारिक, राजमहलों को देखरेख करने वाला। सेना की सामग्री जुटाने वाला, ये इंपॉर्टेंट लगाया मैंने। दंडपाल, नगर का प्रमुख जो है, नगर का जो प्रमुख है उसे नागरिक कहते हैं। उद्योग कारखाने के प्रमुख को कर्मांतक कहते हैं। उसके बाद दुर्गपाल और अंतपाल, यहाँ पर दो याद करना पड़ेगा। दुर्गपाल जो है दुर्गों का प्रबंधन करता है। दुर्गपाल जो है वो दुर्गपाल जो मंत्री है वो दुर्गों का प्रबंधन करता है। दुर्गपाल जो मंत्री है वो दुर्गों का प्रबंधन करता है। और साथ ही साथ अंतपाल है, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में जो दुर्ग पाए जाते हैं उनकी देखरेख का काम करने वाला मंत्री अंतपाल है। दुर्गपाल दुर्गों का प्रबंधन करता है। जो आपके केंद्र में जो दुर्ग हुआ करते हैं उनके मंत्री को देखरेख करने वाले को दुर्गपाल कहते हैं। और उसके बाद जो सीमावर्ती दुर्गों पर देखभाल करने वाले को अंतपाल कहा जाता है। उसके बाद आठविक जो है वो आपके वन विभाग का प्रधान होता है। आठविक का अर्थ जंगल होता है, इसलिए यहाँ पर आठविक जो है वो वन विभाग के प्रमुख मंत्री होते हैं। आठविक ये विभागों के नाम हैं। कर्मांतिक आपको उद्योग कारखानों से संबंधित है। दुर्गपाल आपके दुर्गों का प्रबंधन करने वाला है। उसके बाद अंतपाल जो है वो सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करने वाला प्रमुख है। और यहाँ पर आठविक की बात हम करें तो वन विभाग के प्रधान को या वन विभाग के मंत्री को यहाँ पर हम आठविक कहते हैं। उसके बाद में अंतर्वशिक सम्राट की अंगरक्षक सेना का जो मंत्री है या प्रधान है अंतर्वशिक है। अंतर्वशिक सम्राट की अंगरक्षक सेना का जो उनके बॉडीगार्ड्स वगैरह होते हैं उनके जो प्रमुख होते हैं उसे अंतर्वशिक कहते हैं, अंतर्वशिक कहते हैं। और अंत में इस पूरी मंत्री परिषद के अध्यक्ष को हम मंत्री परिषदा अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। इसे मंत्री परिषद का अध्यक्ष कहा जाता है। देखिए, मैं इसको 2 बार 3 बार वापस आपको, क्योंकि याद होती नहीं है चीज़ें, रियाज करनी पड़ती हैं। और मैं समझता हूँ कि ये लिखना करना तो मैं मतलब क्या बताऊँ, कल लिख दूंगा, मैं भी लिख दूंगा, सारे लिख दूंगा, उससे कोई फर्क नहीं है, चीज़ें हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप उसको दोहराइए, मन में दोहराइए, किताब को थोड़ा सा उल्टा रख के आप दोहराने का प्रयास कीजिए। आप कागज़ ले लीजिए, उसमें देखिए, देखने के बाद उस कागज़ को नीचे रखिए, आप उसको दोहराइए, चीज़ें ऐसे याद होती है। बार बार मन में बोलिए आप, हम बोल रहे हैं, आप सुनिए, आपको चीज़ें याद होंगी। तो ऐसे है राजा द्वारा मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति उनके चरित्र की भली भांति जांच करने के बाद की जाती थी। इस क्रिया को उपधा परीक्षण कहा जाता है। ये लोग मंत्रिमंडल के अंतरंग सदस्य होते थे, मतलब जो मंत्री परिषद होते थे। मंत्रिमंडल के अतिरिक्त परिषा मंत्रिण भी होती थी, जो एक तरह की मंत्री परिषद थी। वही दोनों बातें बता दी मैंने आपको। इस समय क्या कहते थे कि 3 बातें हैं। सबसे पहले मंत्रिणा, ठीक है, फिर मंत्री परिषद, ठीक है, ये मंत्री परिषद, ये दो ही है। इसमें कुल 18 विभाग थे। और इन 18 विभागों के व्यक्ति जो 4-5 थे, जैसे सेनापति है, आपके मंत्री परिषद अध्यक्ष है, सन्निधाता है, समाहर्ता है, युवराज है, वो इसमें आते थे। तो अब इसमें राजा द्वारा मुख्यमंत्री या पुरोहित की नियुक्ति या मंत्री और पुरोहित की नियुक्ति जो है वो चरित्र के परीक्षण के बाद, उपधा परीक्षण के बाद में की जाती थी। ये लोग मंत्रिमंडल के अंतर्गत सदस्य थे। तो ये जो आपकी जो मंत्रिण है इसे ही हम मंत्रिमंडल कहते हैं, कैबिनेट, मंत्रिमंडल, सिंपल सी बात है, ठीक है। और अशोक के समय ही इसे परिषा मंत्रिण कहते थे। अशोक के समय ही इसे हम परिषा मंत्रिण कहते थे, बस इतनी सी बात है। अब मेगास्थनीज की इंडिका में मंत्री परिषद को सुनेड्राई कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो मंत्री परिषद थी, जो हमारे जो बाहर के यूनान से आए हुए थे, मेगास्थनीज ने ये कहा है कि इंडिका में जो मंत्री परिषद थी उसका नाम जो है सुनेड्राई नाम से
मेगास्थनीज ने कहा है, नाम दिया, उसने पढ़ा होगा कहीं पे, लेकिन नाम दिया हमारे लिए तो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि मेगास्थनीज की इंडिका में मंत्री परिषद को सुने ड्राई सुने ड्राई सुने ड्राई, ये आपके ये सुने और ये ड्राई, सुने ड्राई, ये नाम है, सुने ड्राई कहा। अब यहाँ तक की बात तो आपको समझ में आ गई कि ये राजा राजा को सहायता देने के लिए मंत्री परिषद में से ही मंत्री बने। अब इनको सहायता देने के लिए और भी जो व्यक्ति बनाए गए थे या इनको सहायता देने के लिए जो है उन्हें हम अध्यक्ष कहते हैं। ये अध्यक्ष थे। ये अध्यक्ष जो थे ये अपने जो विभाग के जो मंत्री होते थे उनके नीचे बैठ के काम करते हैं। जैसी व्यवस्था आज थी वैसी व्यवस्था है। 4 बार 5 बार समझाने का मतलब नहीं है। परीक्षा में सवाल यही आना है कि इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उपधा परीक्षण क्या होती है, स्टूडेंट राइट से आप क्या समझते हैं, परीक्षा से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार के सवाल पूछते हैं। ठीक है। अब विस्तृत नौकरशाही थी। अब विस्तृत नौकरशाही क्यों थी? क्योंकि ये द्वितीय श्रेणी के जो अधिकारी थे, ठीक है, द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी थे जिन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। इनकी संख्या कुल 26 थी और इनका जो वेतन था वो 1000 पण था। जैसा कि मैंने बताया कि आपके मंत्रिण का वेतन 48,000 पण था, 48,000 पण था। ठीक है। उसके बाद में आप आ जाओ मंत्री परिषद का वेतन 12,000 था। ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ अध्यक्ष, ये अध्यक्ष का वेतन 1000 पण था। तो देखिए कितना अंतर है। ठीक है। तो यही चीज है, ये इनके दिन काम करते थे। और देखते हैं वापस इनके नामों से सवाल बनता है और आज इसके नामों को हम देख के क्योंकि रटाफिकेशन ज़्यादा है तो देखते हैं कौन कौन क्या है। मुद्राध्यक्ष क्या है? मुद्राध्यक्ष पढ़िए आप थोड़ा सा जब तक हम पानी पीते हैं। इतिहास में समझने के लिए केवल बोलना समझना है और याद करने के लिए आपको दोहराना है। आइए, मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट अधिकारी, राज्य में बाहर से आने वाले या अंदर प्रांतों में आने जाने वाले जो लोग हैं, प्रांतों में जो आने जाने वाले लोग हैं वो सब इसके अंदर ही पासपोर्ट थे, यानी पासपोर्ट अधिकारी थे। तो मुद्रा अध्यक्ष जिसे हम कहते हैं, मुद्रा अध्यक्ष जिसे हम कहते हैं उसे हम पासपोर्ट अधिकारी के नाम से जानते हैं। इस पासपोर्ट अधिकारी का जो नाम है वो मुद्रा अध्यक्ष है। राज्य में आने जाने वाले गतिविधियों पर, आने जाने वाले लोगों पर गतिविधियां और नियंत्रण करना इनका काम था। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं देवता अध्यक्ष। धार्मिक संस्थानों के अध्यक्ष हुआ करते थे, क्योंकि हम देखते हैं उस समय पे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जैन धर्म को माना गया, बिंदुसार के समय आजीविक संप्रदाय को माना गया, उसके बाद अशोक के द्वारा बौद्ध को माना गया। और कई प्रकार के हमें देखने को ये मिलता है कि जो विमान होते थे या देवताओं की मूर्तियां होती थी उससे भी राज्यों को बिक्री करने से आय होती थी। मंदिर वगैरह में लोग आया करते थे, तो इनको संभालने के लिए धार्मिक संस्थानों के लिए जो अधिकारी काम में लिए जाते थे उनका नाम था देवताध्यक्ष, देवताध्यक्ष। और घूमने फिरने का, क्योंकि अशोक के द्वारा अभिलेख वगैरह लगवाए गए थे तो उनको देखने करने के लिए जो अधिकारी लगाए गए वो मुद्राध्यक्ष थे। तो राज्य में आने जाने वाले गतिविधियों को नियंत्रण मुद्राध्यक्ष यानी पासपोर्ट का अधिकारी। धार्मिक संस्थाओं के अध्यक्ष को हम देवताध्यक्ष कहते हैं। अश्वशाला के प्रधान को हम देखते हैं आपके अश्वाध्यक्ष कहते हैं। और हाथियों की देखभाल के लिए हस्त्याध्यक्ष, हस्त्याध्यक्ष, हस्त्याध्यक्ष। तो ये मैं समझता हूँ आपको याद हो जाएगा। अश्वाध्यक्ष, अश्व संबंधित, हस्त्याध्यक्ष देखने से मालूम हो जाएगा। लक्षणा यहाँ पर देखते हैं, लक्षणाध्यक्ष यानी मुद्रा और टकसाल का अध्यक्ष। मुद्रा और टकसाल के अध्यक्ष को यहाँ पर लक्षणाध्यक्ष कहते हैं। ये थोड़ा सा कैची है, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि लक्षणाध्यक्ष, मुद्रा और टकसाल, यानी कि मुद्रा को और टकसाल वाले जो मिंट वाले और मुद्रा वाले जो लोग हैं वो लक्षणाध्यक्ष के नाम से जाने जाते थे। अधिकारी जो है वो लक्षणाध्यक्ष था। मुद्रा एवं टकसाल के अध्यक्ष को लक्षणाध्यक्ष कहते हैं। मुद्रा और टकसाल के अध्यक्ष को लक्षणाध्यक्ष कहते हैं। मुद्रा और टकसाल के अध्यक्ष को लक्षणाध्यक्ष कहते हैं। मुद्रा और टकसाल के अध्यक्ष को लक्षणा अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। लोहा अध्यक्ष धातु विभाग का प्रमुख, लोहे का नहीं, धातु विभाग का प्रमुख। लोहा अध्यक्ष यानी धातु विभाग का प्रमुख, लोहा अध्यक्ष यानी धातु विभाग का प्रमुख। गणिका अध्यक्ष वेश्याओं की देखभाल करने वाला या वेश्याओं से संबंधित जो भी काम होते थे, जो वे थे, वेश्यावृत्ति उस समय पे प्रचलन में थी, तो उस समय पर गणिका अध्यक्ष जो थे वो आपके वेश्याओं से संबंधित कार्य को देखने वाले अध्यक्ष थे।
बंदरगाहों के प्रमुख को हम बंदरगाह पत्तनाध्यक्ष, जो बंदरगाहों के काम को देखने वाला अधिकारी था, बंदरगाहों के काम को देखने वाले अधिकारी अध्यक्ष को पत्तनाध्यक्ष कहते थे। बंदरगाहों के काम को हम, जो बंदरगाह होते हैं या पोर्ट्स होते हैं, उन पोर्ट्स के काम को देखने वाले को पत्तनाध्यक्ष था। पत्तनाध्यक्ष पोर्ट संबंधित था, पत्तनाध्यक्ष बंदरगाहों का प्रमुख, पत्तनाध्यक्ष बंदरगाहों का प्रमुख। उसके बाद में सूरा अध्यक्ष, जो आबकारी, आबकारी में भांग है, गांजा है, ततूरा है, अ, मदिरा है, ये सब चीज़ें आती थी, तो उसे हम बोलते थे सूरा अध्यक्ष, यानी आबकारी विभाग का प्रमुख सूरा अध्यक्ष, आबकारी विभाग का प्रमुख सूरा अध्यक्ष, बंदरगाहों का प्रमुख पत्तनाध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष वेश्याओं की देखभाल करने वाला, अक्षपटला अध्यक्ष, अक्षपटला 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 यानी कि महालेखाकार अकाउंटेंट साहब। ठीक है, महल अक्षपटलाध्यक्ष, ये नाम थोड़ा सा अलग है, इसको भी देखेंगे हम, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अक्षपटलाध्यक्ष यानी कि महालेखाकार, यानी कि खाता बहियों से संबंधित काम करने वाला, खाता बहियों से संबंधित, क्योंकि हम जानते हैं एक तरफ राजस्व का अर्जन काफ़ी अधिक था, राजस्व का जाना भी अधिक था, तो कितना आया उसकी लेखा बही के काम करने वाले को हम महालेखाकार, और इसके अध्यक्ष को हम अक्षपटलाध्यक्ष के नाम से जानते हैं। तो महालेखाकार जो अकाउंट संबंधित काम करते थे मौर्य प्रशासन में, उन्हें हम अक्षपटलाध्यक्ष के नाम से जानते हैं। फिर बात करते हैं सूना अध्यक्ष, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, नाम अलग है काम अलग है। सूना अध्यक्ष यानी कि बूचड़ खाने का, यानी कि स्लॉटर हाउस का। बूचड़ खाना, यानी बूचड़ खाना उसे कहते हैं जहाँ पर नियम कायदे कानून प्रक्रिया से जो मांस जो होता है या नॉन वेजिटेरियन फूड होते हैं, या जहाँ पर तरीके से सिस्टम से जो मांस लेने जाना चाहता है, नॉन वेजिटेरियन खाना लेना चाहता है, उसके अध्यक्ष को हम जो कहते थे वो सूनाध्यक्ष था। सूनाध्यक्ष नाम से बूचड़ खाने का अध्यक्ष यानी सूनाध्यक्ष था, बूचड़ खाने का अध्यक्ष सूनाध्यक्ष था। मानाध्यक्ष, मानाध्यक्ष ये भी फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये 26 हैं, हमें अच्छे से पढ़ना होगा, आज इतना ही पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो माना अध्यक्ष दूरी व संकेत संबंधित हुए, जमीन थी, जमीन की पैमाइश थी, रोड्स थे, रोड बनते थे, हम अधिकारी देखेंगे एग्रोनोमाई, ऐसे अधिकारी देखेंगे। तो माना अध्यक्ष जो है वो दूरी व संकेत संबंधी बात करते थे, दूरी और संकेत को के जो अधिकारी थे वो अध्यक्ष थे, उसे हम माना अध्यक्ष कहते हैं, माना अध्यक्ष कहते हैं, माना अध्यक्ष कहते हैं। दूरी और संकेत संबंधी मामलों को माना अध्यक्ष कहते हैं। और कताई बुनाई वस्त्र विभाग के अध्यक्ष को सूत्राध्यक्ष कहते थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कताई बुनाई और वस्त्र विभाग के प्रमुख को हम सूत्राध्यक्ष कहते थे। कताई बुनाई वस्त्र मतलब कपड़ों के मतलब वही कताई बुनाई आप समझते ही हैं, है ना। और उसके बाद में वस्त्र संबंधित काम, जो वस्त्र बनते थे सूती वस्त्र, उसे बोलते थे सूत्राध्यक्ष सूत्राध्यक्ष सूत्राध्यक्ष। स्वर्ण या गोल्ड के उत्पादन और मीनाकारी काम के जो अधिकारी थे, गोल्ड का उत्पादन या मीनाकारी काम के जो अधिकारी थे, वो आपके सुवर्णाध्यक्ष थे, सुवर्णाध्यक्ष थे, सुवर्णाध्यक्ष थे। सुवर्णाध्यक्ष यानी सोने से संबंधित या मीनाकारी से संबंधित काम करने वाले अधिकारी को हम सुवर्णाध्यक्ष कहते थे, सुवर्णाध्यक्ष कहते थे। माप तोल के अधिकारी को हम पोतवा अध्यक्ष कहते थे, माप तोल के अधिकारी को हम पोतवा अध्यक्ष कहते थे, माप तोल के अधिकारी को हम पोतवा अध्यक्ष कहते थे, माप तोल के अधिकारी को हम पोतवा अध्यक्ष कहते थे, माप तोल के अधिकारी को हम पोतवा अध्यक्ष कहते थे, माप तोल के अधिकारी को हम पोतवा अध्यक्ष कहते थे। बढ़िया बैठ बैठ के पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। तो माप तोल के जो अध्यक्ष थे उसे हम पोतवा अध्यक्ष कहते थे, पोतवा अध्यक्ष कहते थे। माप तोल के अधिकारी को हम पोतवा अध्यक्ष कहते थे, माप तोल के अधिकारी को हम पोतवा अध्यक्ष कहते थे। कोष्टागार अध्यक्ष यानी भंडार गृहों यानी कि वेयर हाउसेस के जो प्रमुख थे या अधिकारी थे, उसे हम कोष्टागारा अध्यक्ष यानी कि भंडार गृह, कोष्टागारा अध्यक्ष यानी भंडार गृह यानी वेयर हाउसेस के जो अध्यक्ष थे उसे हम कोष्टागारा अध्यक्ष के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद व्यापार वाणिज्य के अध्यक्ष को हम पण्याध्यक्ष भी कहते थे, व्यापार वाणिज्य के अध्यक्ष को हम पण्याध्यक्ष। देखिए बार बार ही बोल सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो पण्याध्यक्ष कौन थे? जो व्यापारिक जो वाणिज्य थे, व्यापार वाणिज्य कॉमर्शियल चीज़ों के ऊपर जो बात करते थे उसे बोलते थे पण्याध्यक्ष। उसके बाद व्यापारिक मार्गों के प्रमुख को हम संस्था अध्यक्ष कहते थे। जो व्यापारिक मार्ग हुआ करते थे, जिन से व्यवसाय होता था, आमजन लोग जाते थे, मतलब व्यापारिक जो मार्ग होते थे या कॉमर्शियल जो रूट्स होते थे, उनके अधिकारी को यानी कि टोल टैक्स वगैरह लेने वाले को हम संस्था अध्यक्ष भी कहते थे। और गो अध्यक्ष जो है वो पशु विभाग के प्रमुख को कहते थे। गो अध्यक्ष गायों को नहीं, पशु विभाग के जो प्रमुख हैं, पशु विभाग के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं, वो गो अध्यक्ष है। नौसेना के जो प्रमुख हैं उसे हम नवाध्यक्ष कहते हैं, नौसेना के जो प्रमुख हैं उसे नवाध्यक्ष कहते हैं।
नौसेना के जो प्रमुख हैं उसे नवाध्यक्ष कहते हैं। और राज्य के कृषि विभाग के प्रमुख, जो राज्य की जमीन की देखरेख करने वाले, सीता को हम जानते हैं उस समय में सीता को जमीन कहा जाता था, तो सीता के अध्यक्ष को या राज्य के कृषि विभाग के प्रमुख को, राज्य की जमीन की देखभाल करने वाले को सीता अध्यक्ष कहा जाता था। एक बार मैं पूरा पढ़ देता हूँ, फिर इसको रिपोर्ट करेंगे। देखिए, इनके बारे में मुझे तो काफ़ी ज्ञान है, लेकिन अब आपको उस ज्ञान से मतलब नहीं है, सीधा पूछेगा। ठीक है। उसके बाद है सीता अध्यक्ष, राजकीय कृषि विभाग प्रमुख, सैन्य जमीन की देखभाल करने वाले को सीता अध्यक्ष कहते थे। उसके बाद विविताध्यक्ष। विविताध्यक्ष कौन होता था? अब देखिए, यहाँ पर विविताध्यक्ष के बारे में बात कर लें तो जमीन में जो चारागाह जमीन होती थी, गोचर की जमीन होती थी, उसको देखरेख करने वाला अधिकारी था। कुओं से संबंधित, बावड़ियों से संबंधित, जलाशयों के निर्माण करने, नहरों के निर्माण करने संबंधित, और जंगल में जो राहगीरों की सुरक्षा करने का काम था, उसका नाम था विविताध्यक्ष। यहाँ पर बात करने की बात है कि विविताध्यक्ष का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो चारागाहों, कुओं, बावड़ियों, नहरों के ऊपर काम किया करता था। उनके आसपास में पेड़ भी लगाया करता था, और उसके आसपास में जंगलों का ज्ञान होने के कारण ये राहगीरों को भी सुरक्षा देता था। इसे हम विविताध्यक्ष कहते हैं। विविताध्यक्ष यानी कुओं का निर्माण करना, जलाशयों का निर्माण करना, चारागाहों के प्रमुख और जंगल में राहगीरों की सुरक्षा करने का नाम विविताध्यक्ष था, इस अधिकारी का नाम। आयुधागारा अध्यक्ष, अस्त्र शस्त्र के रखरखाव का अधिकारी। आयुधागारा अध्यक्ष, अस्त्र और शस्त्र के रखरखाव के प्रमुख को आयुधागारा अध्यक्ष कहते हैं, आयुधागारा अध्यक्ष कहते हैं। अकारा अध्यक्ष, खनिज विभाग का प्रमुख। अकारा अध्यक्ष, खनिज विभाग का प्रमुख। खनिज जो है उस समय में जमीन से भी निकलते थे और नदियों से, और नदियों से भी निकलते थे, मतलब जल खनिज और धातु, मतलब स्थल खनिज के ऊपर बात की गई है, मौर्य शासन में देखेंगे। तो आपके यहाँ पर अकारा अध्यक्ष खनिज विभाग का प्रमुख था। शुल्क अध्यक्ष, चुंगी, राज के धन, जुर्माना आदि पर, कोई गाड़ी ढंग से नहीं लेके जा रहा या कोई अपराध कर दिया है, उससे कोई शुल्क है या दंड लगाया है, उससे पैसा वसूलना है, तो उसे शुल्क अध्यक्ष था। कुपिया अध्यक्ष, वनों के अध्यक्ष को कहते हैं, कुपिया अध्यक्ष वनों के अध्यक्ष को कहते हैं। मैं समझता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से बोल दिया गया है। मैं फिर एक बार आराम से आपको अच्छे से एक एक बार, दो दो बार, जल्दी 2 मिनट में हम रिकॉल कर लेते हैं, वापस उल्टा चलेंगे तो देखेंगे। कुपिया अध्यक्ष क्या है? वनों का अध्यक्ष। कुपिया अध्यक्ष क्या है साहब? वनों का अध्यक्ष है। कुपिया अध्यक्ष क्या है? वनों का अध्यक्ष है। कुपिया अध्यक्ष क्या है? कुपिया अध्यक्ष वनों का अध्यक्ष। कुपिया अध्यक्ष वनों का अध्यक्ष। कुपिया अध्यक्ष वनों का अध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष, चुंगी आदि का प्रमुख। शुल्काध्यक्ष, चुंगी आदि का प्रमुख, राज की जुर्माना आदि दंड के प्रमुख। शुल्काध्यक्ष नोट वसूलने वाला। आकाराध्यक्ष, खनिज विभाग का प्रमुख। अकाराध्यक्ष खनिज विभाग का प्रमुख। अकाराध्यक्ष खनिज विभाग का प्रमुख। खनिज विभाग का प्रमुख अकाराध्यक्ष खनिज विभाग का प्रमुख। आयुधागारा अध्यक्ष, अस्त्र शस्त्र रख रखाव का प्रमुख। आयुधागारा अध्यक्ष, नाम से वैसे देखा जाएगा, आयुधागारा अध्यक्ष, अस्त्र शस्त्र रख रखाव का प्रमुख। विविताध्यक्ष बता दिया, कुआं निर्माण, जलाशय, जंगल, राहगीरों की सुरक्षा करने वाला विविताध्यक्ष। सीता अध्यक्ष, राज्य के कृषि विभाग के प्रमुख को हम सीता अध्यक्ष कहते हैं, जमीन की पैमाइश वगैरह करता है, जो नापता है। जो नवा अध्यक्ष, नौसेना का प्रमुख। नवा अध्यक्ष, नौसेना का प्रमुख। नवा अध्यक्ष, नौसेना का प्रमुख। गो अध्यक्ष, पशु विभाग का प्रमुख। गो सेवक गो अध्यक्ष, पशु विभाग का प्रमुख। संस्था अध्यक्ष, व्यापारिक मार्गों 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 का प्रमुख। पण्याध्यक्ष, व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष। पण्याध्यक्ष, व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष। पण्याध्यक्ष, व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष। कोठागारा अध्यक्ष, भंडार ग्रहों का प्रमुख। कोठागारा अध्यक्ष, भंडार गाहों का प्रमुख। पोतवा अध्यक्ष, मापतोल का अध्यक्ष। पोतवा अध्यक्ष, मापतोल का अध्यक्ष। सुवर्णाध्यक्ष, स्वर्ण उत्पादन और मीनाकारी का अधिकारी। सुवर्णा अध्यक्ष, स्वर्ण उत्पादन और मीनाकारी का अधिकारी। उसके बाद माना अध्यक्ष, दूरी व संकेतक संबंधित। माना अध्यक्ष, दूरी व संकेतक संबंधी का अध्यक्ष। बूचड़खाने के अध्यक्ष को सूना अध्यक्ष कहते हैं। बूचड़खाने के अध्यक्ष को सूना अध्यक्ष कहते हैं। बंदरगाहों के प्रमुख को बंदरगाहों के प्रमुख को पत्तनाध्यक्ष कहते हैं। बंदरगाहों के प्रमुख को पत्तनाध्यक्ष कहते हैं। बंदरगाह के प्रमुख को पत्तनाध्यक्ष कहते हैं। वेश्याओं की देखभाल करने वालों को गणिकाध्यक्ष कहते हैं। धातु विभाग के प्रमुख को लोहाध्यक्ष कहते हैं। मुद्रा एवं टकसाल मिंट, मुद्रा एवं टकसाल के अधिकारी को लक्षणाध्यक्ष कहते हैं। हाथियों को हस्त्याध्यक्ष, अश्वों को अश्वा, देवता अध्यक्ष को धार्मिक संस्थाओं का मुद्रा। मैं समझता हूँ अच्छे से मैंने आपको समझा भी दिया, रटा और याद भी करा दिया। एक बार थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री जो थे प्रमुख, पुरोहित प्रधान एक ही थे, पहले मंत्री थे। चंद्रगुप्त के समय चाणक्य, बिंदुसार के समय चाणक्य और खल्लाटक, अशोक के समय राधागुप्त। व्यवहारिक की बात करें तो व्यवहारिक आपके दो प्रकार के थे, धर्म स्थनिक और जो बता दिया, अब बार बार नहीं। तो व्यवहारिक जिसे हम धर्म स्थायी या न्यायाधीश कहते हैं। प्रदेष्टा जिसे कंटक शोधी या फौजदारी न्यायाधीश कहते हैं। युवराज राजा का उत्तराधिकारी था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी था। सन्निधाता राजकोषीय
कोषाधिकारी सन्निदाता, राजकोषीय कोषाधिकारी सन्निदाता, सन्नी 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 माय फ्रेंड टीओ सन्निदाता, राजकीय कोषाधिकारी, समाहर्ता राजस्व विभाग का, वित्त मंत्री समाहर्ता, वित्त मंत्री समाहर्ता, नायक सेना का संचालक नायक से होता था, प्रशासता वही प्रमुख प्रशासक के रूप में, लिखने वाला बोल और रिकॉर्ड बनाने वाला, सेनापति युद्ध विभाग का, सेनापति युद्ध विभाग के मंत्री थे, दो वारिक राजमहलों का देखरेख करने वाला दो वारिक था, राजमहलों की देखरेख करने वाला दो वारिक था, दंडपाल सेना की सामग्री जुटाने वाला, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि जो दंडपाल है वो दंड देने का काम नहीं करके सेना की सामग्री जुटाता था। नागरिक नगर का प्रमुख अधिकारी, कर्मांतक उद्योग मंत्री या कारखानों का मंत्री, कर्म संबंधित मामला, कर्म कर्म मतलब उद्योग, क्रम उद्योग उद्यमी, दुर्गपाल दुर्गों का प्रबंधक, जो दुर्गों का प्रबंधक था वो दुर्गपाल मंत्री था। उसके बाद सीमावर्ती दुर्गों पर रहने वाला अंतपाल था। वन विभाग के प्रधान को हम आठविक कहते हैं, आठविक मंत्री कहते हैं वनों से संबंधित। अंतर्वशिक जो है वो सम्राट के अंगरक्षक या जो प्रधान था उसे हम अंतर्वशिक। और मंत्री परिषदाध्यक्ष संपूर्ण मंत्री परिषद का अध्यक्ष हुआ करता था। मैं समझता हूँ कि हमारी एकेडमी में आपको अच्छे से चीज़ों को याद करने के ऊपर बल दिया जाएगा और लाइक कमेंट अपेक्षित है। और दिग्गज एकेडमी में बहुत जल्दी आपको शीघ्र सभी कोर्सेज आपको दिखने लग गए होंगे। आप उसे डाउनलोड करें, देखें। बहुत ही नाम मात्र का जो एक शुल्क होता है जो व्यवस्थाएं चलाने के लिए चाहिए होता है, बस उतने से शुल्क में हमने शुरुआत की है और आपसे अपेक्षा है कि आप जरूर इसे लें। टीचर सारे हमारे बहुत एक्सपर्ट हैं और आपको हर कंपटीशन की यहाँ पर तैयारी के लिए मौका मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।